हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुभी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज अपन गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है। चलिए आप लोग स्टोरी सुनिएगा, समझ में आता जाएगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी, बहुत समय पहले की बात है कि उत्तर भारत में क्या था, छोटे छोटे राज्यों का राज चलता था। क्या चलता था? छोटे छोटे राज्यों का राज चलता था। तो उस समय क्या था कि एक श्रीगुप्त नाम का एक क्या था, निडर और दूरदर्शी राजा था। क्या था? श्रीगुप्त नाम का निडर और दूरदर्शी राजा था। देखते हो यहाँ कहीं पेज होगा तो उसमें आपको मैं समझाते भी जाऊंगी, सही रहेगा। यहाँ पे है, चलिए बहुत दूर आ गया तो कोई बात नहीं। तो क्या था, दूरदर्शी राजा था। उसने क्या किया कि छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर क्या किया, कई छोटे छोटे राज्य जो थे उनको जोड़कर क्या किया, गुप्त वंश की नींव रखी। क्या रखी? गुप्त वंश की नींव रखी। तो जो ये जो श्रीगुप्त थे, तो इन्होंने कब इसकी स्थापना की? तो इन्होंने 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व तक क्या की, इसकी जो स्थापना हुई है, संस्थापक जो हुए, तो कौन? 240 से 280 कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन थे? श्रीगुप्त थे। अब क्या होता है कि श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था, मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे कई बीच बीच में बहुत सारे लोग आते गए, तो क्या होता है कि श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था कौन बनता है? घटोत्कच बनता है। कौन बनता है? घटोत्कच बनता है। कब बनता है? 280 से लेकर 320 ईसा पूर्व। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, 280 से 320 ईसा पूर्व तक के लिए रहता है। फिर क्या होता है कि ये बहुत दिनों तक तो नहीं रहता, तो लेकिन गुप्त वंश का जो मेन उत्तराधिकारी बनता है, प्रथम जो बनता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य को क्या किया और मजबूत किया। क्या किया? प्रथम महान सम्राट कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। ये कब बनते हैं? ये जो है 320 ईसा पूर्व में क्या करते हैं? गद्दी पर बैठता है। 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। फिर इसने क्या किया कि अपने राजनीतिक विवाह और गठबंध क्या कर दिया कि अपने गठबंधों की क्या किया, जरिए अपनी शक्ति को बढ़ाई। मतलब इसने क्या किया कि विवाह किया। विवाह किससे किया? इसने लिच्छवी की राजकुमारी देवी से क्या किया? विवाह किया। और इसने क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि क्या की? धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जब महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो क्या होता है कि इसके इसकी पावर जो है धीरे धीरे क्या होती है, और बढ़ती जाती है। जब पावर बढ़ती जाती है तो चंद्रगुप्त के टाइम पे ही क्या होता है, गुप्त संवत की शुरुआत होती है। गुप्त संवत की शुरुआत कब होती है? 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की क्या होती है? शुरुआत होती है। चीज़ जरूर ध्यान रखिए, गुप्त संवत की शुरुआत कब होती है? 319 से 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद इसके बाद कौन उत्तराधिकारी बनता है? तो सबसे महान राजा था। सबसे महान राजा कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? अब आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं। कौन आता है? समुद्रगुप्त आते हैं। तो ये जो समुद्रगुप्त था, क्या था कि जो समुद्रगुप्त था, ये जैसे इतिहासकार क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहासकार भारत का नेपोलियन बोलते हैं। उसने क्या किया कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। जो उत्तर भारत के अधिकांश राज्य थे उसमें क्या किया, समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त कर ली। और दक्षिण भारत में भी कई राज्यों पर अपना क्या किया, प्रभुत्व जमाया। क्या किया? कई राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमाया। उसकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां क्या है, आज भी प्रसिद्ध है।
क्या है, आज भी प्रसिद्ध है। तो समुद्रगुप्त जो था ये किसका उपासक था? जो समुद्रगुप्त था विष्णु का क्या था, उपासक था। क्या था, विष्णु का उपासक था। यहाँ पे जगह कम है तो आगे अपन पर देखते हैं, जहाँ पेज था वहीं पे सही रहेगा। तो जो समुद्रगुप्त है विष्णु का उपासक था। और इसमें और चीज़ें अपन जान लेते हैं कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। क्या की थी, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उपाधि किसकी इनकी धारण की थी उन्होंने, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का भी बहुत प्रेमी था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, बोला जाता है कि उसके जो सिक्के थे, सिक्कों पर उसने क्या किया था, वीणा वादन करते हुए क्या दिखाया था, वीणा वादन करते हुए दिखाया था। क्या किया था, वीणा वादन करते हुए दिखाया था। जो समुद्रगुप्त ने क्या किया कि मतलब संगीत का प्रेमी था, जो उसने क्या किया, सिक्कों पर भी वीणा वादन करते हुए ऐसा उसमें दिखाया गया था कि समुद्रगुप्त जो है संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने क्या किया कि विक्रमांक की भी उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की है, विक्रमांक की उपाधि धारण की। विक्रमांक की उपाधि धारण की, जिसे इसको क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया, कविराज बोला गया। क्या कहा जाता है, कविराज कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त के बाद जो है इसका समुद्रगुप्त का शासन यहीं तक रहता है। उसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। कौन होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। अब उनके इन्हीं के समय को क्या बोला जाता है, गुप्त काल का जो गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड जो स्वर्ण काल है, इसी को ही, इन्हीं के टाइम को, पीरियड को कहा गया है। तो इस समय क्या होता है कि कला और साहित्य में क्या होता है, विज्ञान में अद्भुत विकास होता है। और यहाँ तक कि जो प्रसिद्ध कवि कालिदास थे, क्या थे, कालिदास जो थे, इसी टाइम पे क्या किए थे, अद्भुत काव्य की रचना की थी। क्या की, अद्भुत काव्य की रचना की थी। वैज्ञानिक जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट ने भी इसी टाइम पे, आज अपन सोचते हैं कि मैथ की हो, तो इन्हीं के टाइम पे आर्यभट्ट जो थे उन्होंने शून्य और ग्रहों का क्या किया था, अध्ययन किया था। चंद्रगुप्त, और आपने जाना होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही क्या होता है, जो चीनी यात्री, क्या है, चीनी यात्री बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री था। तो क्या आता है, फाहियान जो है यात्रा पर कहाँ आता है, भारत आता है। क्या आता है, भारत आता है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही क्या होता है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ये ऐसे ही इनका टाइम पीरियड जो है चलता रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करवाया था कि मतलब बहुत अच्छे, क्योंकि उनके गोल्डन पीरियड इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ऐसे टाइम पीरियड चलता रहता है, चलता आता है। उसके बाद क्या आता है कि इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, कुमारगुप्त प्रथम। कौन बनते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम जो है अब इनके उत्तराधिकारी बनते हैं 415 से 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त ही जो थे, इन्होंने, आपने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी, कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। क्या था, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो ये जो गुप्त डायनेस्टी थी, इसके अंतिम शासक कौन हुए थे, विष्णुगुप्त हुए थे। कौन हुए थे, विष्णुगुप्त। उनके पहले भी बहुत से शासक हैं, बहुत दिनों तक नहीं थे, पर जो अंतिम शासक हैं वो कौन थे, विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य ने क्या किया कि धर्म और संस्कृति, कला को, याद रखिएगा कि जो गुप्त डायनेस्टी थी उन्होंने क्या किया, धर्म, संस्कृति और कला को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। इनके टाइम पे जो था, जो हिंदू थे, वो हिंदू धर्म जो था वो क्या था, प्रमुख था। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म का भी इनके टाइम पे संरक्षण हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू बस का हुआ धर्म को मेन माना गया था, नहीं, बौद्ध और जैन धर्म का भी संरक्षण हुआ था। और इस टाइम पे जो अजंता की चित्रकला है और जो मूर्ति कला जो होती है वो भी पाई गई है, और सुंदर सुंदर मंदिर इसके प्रतीक हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसी टाइम पे पाई गई थी।
कुछ गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के कुछ मंदिर हैं जो अपन आज जान लेते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के कुछ कुछ मंदिर हैं, जैसे फर्स्ट मंदिर कौन सी आती है? विष्णु मंदिर। कौन है? विष्णु मंदिर। तो ये जो विष्णु मंदिर है ये कहाँ पे है? आज का जो विष्णु मंदिर है ये जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ आता है? एमपी में आता है। कहाँ आता है? एमपी में आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। पहला मंदिर जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है वो विष्णु मंदिर हो गया। तिगवा में है। जबलपुर तो उसका जिला होगा लेकिन तिगवा में है। और जबलपुर कहाँ आता है? एमपी में। दूसरा क्या है? दूसरी मंदिर कौन सी है? शिव टेम्पल है। कौन सी है? शिव टेम्पल है। और ये शिव टेम्पल है वो कहाँ पे है? भोमरा। कहाँ है? भोमरा। भोमरा कहाँ है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। और नागौर कहाँ आता है? ये भी एमपी में आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड कौन सी आती है? पार्वती माता का जो मंदिर है, पार्वती मंदिर जो है ये भी गुप्ता डायनेस्टी का ही मंदिर है। तो पार्वती मंदिर जो है ये कहाँ पे है? नैना कुठार में। कहाँ है? नैना कुठार में है। नैना कुठार कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे आता है? एमपी में ही आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट जो मंदिर आता है वो दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ में है। कहाँ है? देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ पे आता है? ललितपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा? ललितपुर। और ललितपुर कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। नेक्स्ट आता है एक और शिव टेम्पल है, जो शिव मंदिर है वो कौन सा है? खोह में है। और खोह कौन सा है? नागौर में ही है। नागौर जो है अभी अभी मैंने पढ़ाया कि नागौर कहाँ पे? एमपी में है। तो ये हमारे कुछ क्या हो गए? मंदिर हो गए गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के। इसी के साथ क्या होता है कि टाइम बीतता जाता है और समय के साथ क्या होता है? हुनों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया जिसकी वजह से क्या होती है? आंतरिक दुर्बलता। क्या होती है? आंतरिक दुर्बलता आती है, जिससे साम्राज्य क्या होता है? वीक होता जाता है। साम्राज्य जो है वीक होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। और धीरे धीरे क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। जब अगर वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया तो इसका क्या होता है? जो है पतन तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा पूरा जो एरिया है वो अगर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ पे हर कोई आक्रमण कर सकता है, उसे हर कोई अपने का कब्जे में ले सकता है। जिस वजह से क्या होता है कि गुप्ता डायनेस्टी के धीरे धीरे क्या होता है? पतन की ओर चला जाता है। आपको पूरी स्टोरी में क्या समझ में आया? कहानी का अपन का निष्कर्ष क्या लिखता है कि अपन की सबसे पहले अपन ने कहानी कहाँ शुरू की थी? गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत में ही अपन ने श्रीगुप्त के बारे में जाना था, जिससे कि हमें पता चलता है कि श्रीगुप्त क्या है? संस्थापक हो जाएंगे। फिर दूसरा क्या जानते हैं? शक्तिशाली और विजयी राजा के बारे में जानते हैं, जो कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। यानी कि श्रीगुप्त के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। फिर अपन ने गोल्डन पीरियड के बारे में जाना, स्वर्ण काल के बारे में जाना। जो स्वर्ण काल है उस पर किसका नाम आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का आता है। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का आता है। फिर अपन ने क्या जाना? ठीक है, हाँ इतना ही अपन ने जाना चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। फिर अपन ने लास्ट में बताया कि विष्णुगुप्त है, जो मेन थे अपन उनके बाद। तो कला और साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष जो है ये आपको पता होगा कि गुप्ता टाइम पीरियड में क्या होता है कि कला साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष होता है। ये जो क्या होता है कि 6वीं शताब्दी में हूणों और आंतरिक कमजोरी के कारण जो है ये गुप्ता पीरियड जो होता है ये पूरा पतन की ओर चला जाता है। तो इसमें कुछ और तो नहीं छूट रहा है, देख लेते हैं। गोल्डन पीरियड ही बता दिया, कुमारगुप्त का भी नाम बता दिया आपको। हाँ, इकोनॉमिक जो स्थिति है वो नहीं बताया मैंने आपको। जो इकोनॉमिक स्थिति थी इसमें क्या था कि कृषि प्रमुख आधार था। मतलब कृषि कौन कौन सी होती थी? धान, गेहूँ, जौ, ये सारी क्या होती थी? कृषि होती थी। व्यापार अंतर्राज्यीय और समुद्री व्यापार था। सिक्कों का प्रचलन, ये तो मैंने बताया ही कि सोने और तांबे के सिक्के चल रहे थे। कर प्रणाली भी इस टाइम पे थी, भूमि कर और व्यापार कर था। तो ये सारी चीज़ें गुप्ता डायनेस्टी की हो गई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं